वेलकम सभी को। जेपीसी मेंस की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग पेपर 5 में कई टॉपिक को देख चुके हैं और आज हम लोग जो टॉपिक को देखने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको मैं बता दूं, इस टॉपिक से कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके लूँगा, ठीक है। और उस टॉपिक है जो हम लोग आज देखेंगे वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। आज के जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन टॉपिक में जो हमारा रणनीति है, स्ट्रेटेजीज है, वो आप ध्यान से दीजिएगा कि मैं सबसे पहले हरित क्रांति के विभिन्न पहलुओं को देखूंगा। हरित क्रांति जब से शुरू हुई और आज तक हरित क्रांति से रिलेटेड जो भी पहलुएं होंगी उन सभी को मैं देखूंगा, ओके। उसके बाद हरित क्रांति टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको मैं लेकर आऊंगा और उसके आंसर में क्या और कैसे लिखना है उस पर बात करूंगा। तो ध्यान दीजिए, क्या और कैसे लिखना है ये जो मैं बात करूंगा, तो ये काफ़ी जो क्लासेस होगा वो काफ़ी कम समय के लिए होगा, 10-15 मिनट में ही आप समझ सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं हरित क्रांति के विभिन्न पहलुओं को जब मैं बता दूंगा और उसके बाद जब मैं प्रश्न लेकर आऊँगा तो सिर्फ मैं उस समय यही कहूँगा कि देखिए ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ से देखे थे, इंट्रो पार्ट्स आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक इंट्रो पार्ट लिखना है। उसके बाद ये मिडिल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आंसर है, और लास्ट आपका ये आपको हो जाएगा कंक्लूजन। तो उस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा उसको मैं बताऊंगा और उस स्ट्रक्चर्स पर, उस आंसर का स्ट्रक्चर्स पर क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। उससे संबंधित मटेरियल या उससे संबंधित जो मैं लिखता है जो परीक्षार्थी, वो भी मैं आपके समक्ष दे दूंगा। बस आपको क्या करना है, उस प्रश्न को देखना है और उस मटेरियल से उस चीज़ों को लेकर आपको आंसर कंप्लीट कर लेना है। तो हरित क्रांति से कई टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। लेकिन उससे जानने से पहले आपको हरित क्रांति के विभिन्न पहलुओं को जानना होगा। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि कई तरह के आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे क्लास को रेगुलर नहीं देखते हैं, सिलसिलेवार नहीं देखते हैं, तो आप अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। सपोज मान लीजिए मैं एक क्लास लिया हूं, मैं एक क्लास लिया हूं 5-5-24 को, उसके बाद एक क्लास लिया हूं 6-5-24 को, 7-5-24 को अगर मैं क्लास ले एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूं। अगर आप 7 तारीख वाले क्लास को आपने देखा और आपने 5 तारीख वाले क्लास नहीं देखा, 6 तारीख वाले क्लास नहीं देखा, तो जब 8 तारीख वाले को क्लास में बताऊंगा तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं उस दिन बताऊंगा कि मैं प्रीवियस क्लासेस में ये बता चुका हूं। तो आपका अगर ये 2 प्रीवियस क्लासेस छूट गया है तो आप इस 8 तारीख वाले को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को लिंकेज करके बताता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा कि उस दिन मैं ये आंकड़ा देखा था, तो आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि मैंने उस दिन डाटा के रूप में क्या देखा था, उस टॉपिक पे मैंने क्या देखा था। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूएशन में देखिएगा तभी समझ में आएगा, ओके। और इंडियन इकोनॉमिक जो सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका पेपर 5 है, ये पेपर 5 आपको पता है ये वेरी वास्ट टॉपिक है। देखने से तो लगता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको अच्छी तरह से सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे तो लगेगा कि कोई टॉपिक मतलब एकदम ईजी पेपर है और आप इसमें ईजिली बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हरित क्रांति के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं। हरित क्रांति क्या है और कैसे हरित क्रांति के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग हरित क्रांति का किसी भी प्रश्न में अगर आपको जाना हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना होगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कम से कम इतने चीजों को होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1967-68 की अवधि में कृषि क्षेत्र के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में विलियम एस गॉड के द्वारा कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि के लिए किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1968 में एक व्यक्ति हैं विलियम एस गॉड के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था, ओके। 1967 तक केवल कृषि क्षेत्र में वृद्धि कर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया गया था। यानी 1967 तक केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना था तो क्या किया गया था, कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी करके किया गया था। इसको थोड़ा समझिए, कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी को किसे क्या समझते हैं। जैसे पहले हम ये वाले पार्ट में खेती करते थे,
ये मान लीजिए एरिया है आपका 10 एकड़। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है तो और एक 10 एकड़ का जमीन हम कोई ले लिए तो 10 एकड़, तो टोटल एकड़ कितना हो गया 20 एकड़। यानी अगर 1967 के पहले कृषि भूमि, कृषि क्षेत्र को बढ़ा करके प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। यानी इसको आप लोग एक भाषा में समझते होंगे, इसको विस्तृत कृषि भी कहा जाता है। जब कृषि कार्य में कृषि उत्पादन या उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिए उत्पादकता टर्म यूज नहीं होता लेकिन आप कर सकते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एरिया को, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विस्तृत कृषि। ओके। दूसरी बात आप लोग एक टर्म सुने होंगे, जब कृषि के सीमित क्षेत्र से या कृषि के दिए हुए क्षेत्र से, यानी अगर ये 10 एकड़ का जमीन है, 10 एकड़ का कृषि योग्य जमीन है, तो अगले बार इसे अगर हमको 100 क्विंटल की प्राप्ति होती है, तो अगर हमको 120 क्विंटल की प्राप्ति करनी है तो हमको क्या करना है, अगर हम इसी कृषि भूमि से कुछ इस तरह से तकनीक को अपनाते हैं, ऐसे स्ट्रेटेजीज करते हैं, रणनीति करते हैं, कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे कि इसी 10 एकड़ भूमि से अगर मान लीजिए 120 क्विंटल की प्राप्ति होती है, तो इसको कहते हैं हम लोग कृषि उत्पादकता में वृद्धि। दोनों होगा, यहाँ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुआ और उत्पादकता में भी वृद्धि हुआ। तो इस तरह के कृषि को हम लोग कहते हैं गहन कृषि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग या इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और विस्तृत कृषि को हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर या एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो ये टर्म आप लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1967 तक केवल कृषि क्षेत्र में वृद्धि करके ही कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी या बढ़ाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन खाद्यान्न वृद्धि की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, लेकिन खाद्यान्न वृद्धि की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होने के कारण भूख से मृत्यु की समस्या गंभीर हो सकता था। और ऐसा देखा गया कि अगर हम लोग कुछ कृषि के क्षेत्र में कुछ नायाब उपाय नहीं करें, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास न करें, क्योंकि लैंड तो नहीं बढ़ रहा था जबकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं भूख से मृत्यु की समस्या गंभीर हो सकती थी, ऐसी समस्या आ रही थी। तो इससे बचाव के लिए कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए नवीन उपाय का सामूहिक प्रयास ही हरित क्रांति कहलाता है। देख लीजिए किस तरह से मैंने यहां से लेके यहां तक मैंने कैसे प्रयास किया उसको लिखने का, हरित क्रांति के। तो ये देखिए जो वर्ड आपके इस्तेमाल होगा, सेंटेंस बनेगा, थोड़ा सा आपको समझना है कि हमको मेंस की तरीके से लिखना है, क्योंकि आप 9, 10th और MA, BA और ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ी सी डिफरेंट आपको लिखने का प्रयास करना होगा। हालांकि ये सभी चीजें लिखेंगे, लेकिन इस तरह से लिखने पर आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति 1960s के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वास्तव में नवीन HYV, जिसको बाद हम लोग देखेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं, बीज की खोज के साथ शुरू किया गया था। यानी 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा नई बीज, उन्नत बीज, जिसको हम लोग कहते हैं संकर बीज भी बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज बीज के खोज के साथ शुरू हुआ था मैक्सिको के। ठीक है, इसलिए विश्व में हरित क्रांति का जनक के नाम से उन्हें जाना जाता है। इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1970 में HYV बीज को विकसित किया और उन्हें इस कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। ध्यान दीजिएगा 1970 में HYV बीज को विकसित करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। हालांकि भारत में अगर देखा जाए हरित क्रांति के नेतृत्व डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया था, इसीलिए भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये देखिए मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरित क्रांति के क्या उद्देश्य थे। हरित क्रांति के क्या उद्देश्य थे, किस ऑब्जेक्टिव से हरित क्रांति को लाया गया था, हरित क्रांति किस लिए लाई गई थी, इस चीज को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इसे जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि हरित क्रांति को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं की मदद से देख सकते हैं। हरित क्रांति का क्यों लाने का उद्देश्य, क्यों लाना पड़ा, उसको जानने के पहले हमको उनकी आवश्यकता को देखना पड़ेगा कि हरित क्रांति क्यों आवश्यक पड़ी भारत के संदर्भ में। तो पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं, इसको बांट सकते हैं, भारत विभाजन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, संस्थागत सुधारों की उपेक्षा,
परंपरागत बीजों की उत्पादन सीमाएं, उन्नत बीजों की खोज और विभिन्न अर्थशास्त्रियों का मत। तो देखिए हरित क्रांति भारत में क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरी हुई, क्यों आवश्यक हुआ, उसके लिए अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों को शामिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत विभाजन। 1947 में भारत जब आजाद हुआ, खेती योग्य जमीन पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में चली गई, जबकि अधिकांश जनसंख्या भारत में रह गई। अतः इनके खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के लिए हरित क्रांति को अपनाना क्या हो गया, आवश्यक पड़ गया। ओके नाउ, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यह फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी, इसके कारण बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि एक आवश्यक बन गया, आवश्यक हो गई, जरूरी हो गई। 1951 में भारत की आबादी मात्र 36.1 करोड़ थी, जबकि 1961 एवं 71 में क्रमशः 43 देखा 61 और आपको देख लिए 61 और 71 में क्रमशः 43.92 एवं 54.82 करोड़ हो गई। तो देख लीजिए किस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। तो इस जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही थी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको कृषि के क्षेत्र में नवीन रणनीति या नवीन विकास नीति का प्रयोग करना पड़ा, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानने जाते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी डिकेडेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दशकीय जनसंख्या वृद्धि की जब भी बात करते हैं तो 10 साल में देखते हैं। तो देखिए 1941 से 51 के बीच में जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी 13.31% थी, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। 1951 से 61 के बीच देखा जाए तो 21.61%, और जबकि 1961 से 71 के बीच देखा जाए तो 24.80%। तो देखिए आजादी के बाद जब 61 जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, हरित क्रांति का जो वर्ष है 1966-67, तो उस आसपास देखिए जनसंख्या लगभग डबल के आसपास ग्रोथ रेट हुआ। 10 वर्षों में देखा जाए तो जनसंख्या डबल हो गई। तो तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनसंख्या लगभग दोगुने की दर से बढ़ रही थी, जबकि खाद्यान्न उत्पादन को उस दर से बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना जरूरी था। ओके, इसीलिए हरित क्रांति लाना जरूरी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संस्थागत सुधार, जैसे काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जोतों के सीमा निर्धारण, चकबंदी, सहकारी कृषि अनेक राजनीतिक कारणों या न्यायिक सक्रियता के अभाव या न्यायिक प्रक्रिया के लंबित होने के कारण प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया। कृषि में संस्थागत सुधार से तात्पर्य क्या है? जैसे जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोतों की सीमा निर्धारण, जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण, चकबंदी, सहकारी कृषि, इन सब को किसी कारण से भारत में इंप्लीमेंट नहीं कर पाया गया। हालांकि संस्थागत सुधारों के द्वारा भी कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं न कहीं ये असफल हुआ किसी कारण से, चाहे तो वो राजनीतिक कारणों से हो या न्यायिक प्रक्रिया के विलंब होने के कारण हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं हमारे जो कृषि रणनीतिकारों हैं उनके समक्ष ये उत्पन्न हो गया कि किस तरह से हम लोग कृषि उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाएं। तो उसके लिए उनके पास एक ही उपाय था, जो कि नॉर्मन बोरलॉग ने 1970 में जो कृषि के लिए संकर बीजों का जो खोज किया था, वो एक विकल्प था और उसको भारत में अपनाना था। इसीलिए भारत में नवीन तकनीक या नवीन कृषि रणनीति अपनाना जरूरी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परंपरागत बीजों की उत्पादन सीमाएं। देखिए हम लोग परंपरागत बीजों किसको कहते हैं? जो ट्रेडिशनल सीड्स हमारे भारत में जो ऑलरेडी खाद्य फसल के क्षेत्र में जो प्रयोग कर रहे थे, उसको हम लोग ट्रेडिशनल सीड्स या परंपरागत सीड्स कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं परंपरागत बीज जो होती है उसकी एक तत्कालीन उत्पादन की एक मैक्सिमम सीमा होती है, अधिकतम सीमा होती है। तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार परंपरागत बीज खाद्यान्न मांग को पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी अपनी उत्पादन सीमाएं होती है। अतः सरकार पर दबाव था कि कुछ ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था करें जो कि नायाब हो और क्रांति लाने वाला हो, जो कि क्या था? हरित क्रांति था। HYV सीड्स की खोज, मैक्सिको में गेहूं एवं फिलीपींस में चावल के HYV सीड्स की खोज हो चुका था। अतः सरकार के पास एक विकल्प था कि वो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई रणनीति अपनाए। ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ HYV सीड ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी किसी प्रश्न में शॉर्ट फॉर्म का आपको बार बार प्रयोग करें, अगर इससे आपको समय बच रहा है तो जरूर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उस प्रश्न के उत्तर को लिखने के शुरुआत में जिस समय सबसे पहले ये टर्म आए, वहां ब्रैकेट में या आपको किसी भी तरह से उसका फुल फॉर्म लिख देना है, हाई यील्डिंग वैरायटी। माने जैसे ही प्रश्न में पहली बार उस शब्द का प्रयोग हुआ, उस जगह पर आपको उसका फुल फॉर्म लिखना है, पूरा फॉर्म लिखना है। देन आपको आगे उस प्रश्न में
उस प्रश्न के उत्तर में कहीं भी अगर HYB सीट्स या सिंबल में प्रयोग करते हैं या संक्षेप में प्रयोग करते हैं तो चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताया हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विभिन्न व्यक्तियों, विचारकों और अर्थशास्त्रियों का मत। देखिए ध्यान दीजिएगा कि भारत में हरित क्रांति क्यों अपनाना पड़ा, किस तरह से निराशाजनक बातें हो रही थी पूरे वैश्विक पटल पर और भारत के संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति लाना भारत में जरूरी हो गया, आवश्यक हो गया था। तो देखिए पहला जो मत है उसमें क्या कह रहा है, भारत को शिप टू माउथ अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था क्योंकि देश PL 480 योजना के तहत अमेरिका से 10 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, भारत 1966-67 के आसपास अमेरिका से PL 480 योजना के तहत 10 मिलियन टन खाद्यान्न का आयात कर रहा था अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। भारत के पास इसके भुगतान के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थे। अब देखिए 10 मिलियन टन खाद्यान्न को आयात करने के लिए जो भी विदेशी मुद्रा अमेरिका को चुकाना होता था वो भारत के पास नहीं था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र से यह निवेदन किया था कि सप्ताह में एक समय का भोजन न करें और गेहूं की रोटी एवं विभिन्न गेहूं के भोजन को शादी पार्टियों में न परोसने का आह्वान किया था। देख लीजिए, जब भारत के प्रधानमंत्री इस तरह से बातें कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस समय खाद्यान्न की जो संकट था वो कितना विकट आ चुका था। जनसंख्या, उपलब्ध जनसंख्या को खाद्यान्न पूर्ति करने के लायक हम नहीं थे। तो ऐसे में हमारे पास विदेशी मुद्रा तो थी नहीं जिससे कि हम और खाद्यान्न का आयात कर सके। तो ऐसे में भारत को क्या कहा जाता, शिप टू माउथ। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से स्थिति थी भारत की। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ हरित क्रांति जैसे चीज़ों को अपनाना जरूरी था, इसीलिए भारत में हरित क्रांति अपनाया गया, आवश्यक था, ये समझ रहे हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं सुलझ तथा मिलोर। ओके, सुलझ तथा मिलोर। भारत जैसे देश में उत्पादकता के ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए वर्तमान तकनीकों को छोड़कर नई तकनीक अपनानी होगी। ध्यान दीजिएगा, भारत जैसे देश में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए यानी जनसंख्या, उपलब्ध जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए हमको तेजी से उत्पादन में बढ़ाना होगा, जबकि हमारे पास कृषि क्षेत्र को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करने की संभावना नहीं है क्योंकि कृषि योग्य भूमि क्या है, सीमित है, लैंड सीमित है। तो ऐसे में हमको कृषि उत्पादकता बढ़ा करके ही हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जो कि वर्तमान जो हमारा टेक्निक था कृषि क्षेत्र में हम लोग प्रयोग कर रहे थे उसको प्रयोग करके हम नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना था, नई तकनीक को अपनाना जरूरी था। तो सुलझ एवं मिलोर ने भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया था कि भारत में नई रणनीति कृषि क्षेत्र में लानी होगी। पैडोक ब्रदर्स के अनुसार 1980 के दशक में पूरे विश्व में खाद्यान्नों की भारी संकट उत्पन्न होगी। उन्होंने भारत को एक अति निराशाजनक स्थिति वाला देश कहा और निर्यातक राष्ट्रों को सलाह दी कि भारत को खाद्यान्न का निर्यात करने के बदले दूसरे राष्ट्रों को निर्यात करें जहां अधिक से अधिक जनसंख्या को भूखमरी और मौत के मुंह से बचाया जा सके। तो देखिए कितना भयानक ये सेंटेंस है। ये क्या इंडिकेशन दिए हैं उसको समझिए। मान लीजिए ये मान लीजिए विश्व के देश हैं जो अन्य देशों को निर्यात करते हैं। ये अन्य देशों को, मान लीजिए अन्य देशों को निर्यात करते हैं और ये भारत है। तो ये निर्यातक जितने भी देश हैं उनको पैडोक ब्रदर्स का सलाह था कि भारत एक निराशाजनक देश है, इसमें आप यदि इस भारत को निर्यात करेंगे तो निर्यात करने से भी भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी भारत में जो जनसंख्या है उनको आप नहीं बचा सकते हैं भूखमरी से। मान लीजिए यहाँ 100 व्यक्ति हैं और आप 10 केजी कीजिएगा और यहाँ डिमांड कितना है 100 केजी का, तो क्या फायदा है इसको 10 केजी दे के? 10 केजी देकर अगर आप बात कीजिएगा तो केवल 10 व्यक्ति को आप कर सकते हैं, बाकी 90 तो ऐसे भी मरने वाले हैं। सभी निर्यातक देशों से कहा, अपील किया कि आप, भारत एक अति निराशाजनक देश है, वहां आप अगर देते हैं, वहां निर्यात करते हैं, निर्यात करने के बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, वहां के लोगों को नहीं बचा सकते हैं। इससे बेटर है उन देशों में निर्यात कीजिए जहां के लोगों को आप बचा सकते हैं, वहां की खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा कर, जहां मतलब सीमित मात्रा में जहां निर्यात की जरूरत थी वहां आप निर्यात कर दीजिए, तो इससे आप बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति उस समय बहुत भयावह थी। निर्यातक देशों से यह अपील किया गया कि आप ऐसा भारत को निर्यात न करके दूसरे देशों को निर्यात करें। और इनका इंडिकेशन इसलिए भी था क्योंकि भारत के पास पैसा ही नहीं था उस निर्यात को चुकाने के लिए।
यानी जो भी निर्यातक देश भारत को निर्यात कर रहे थे, यानी भारत जो आयात कर रहा था, उसके लिए भारत के पास पैसा भी नहीं था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को निराशाजनक स्थिति वाला देश बैडोक ब्रदर्स ने बताया। और ये इंडिकेशन करता है कि इस सभी चीजों को देखने के पश्चात, यानी भारत विभाजन से उत्पन्न स्थितियां, देखिए भारत विभाजन से उत्पन्न स्थितियां, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, संस्थागत सुधारों की उपेक्षा और परंपरागत बीजों की उत्पादन सीमाओं एवं उन्नत बीजों की जो खोज हो गई चुकी थी, और साथ ही साथ विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं विचारकों का जो मत था, उसको देखते हुए यह महसूस किया जाने लगा कि भारत में हरित क्रांति जरूरी है, आवश्यक है। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ लिखे हैं। इस प्रकार ऊपर लिखित सभी बातें इस बात पर बल देते हैं के लिए पर्याप्त थे कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी परिवर्तन अनिवार्य था। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी परिवर्तन अनिवार्य था, जिसमें उन्नत बीज का प्रयोग, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई एवं उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग शामिल था। ऊपर लिखित तथ्यों को देखने के पश्चात हरित क्रांति के उद्देश्यों को दो निम्न वर्गों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग उद्देश्य में आते हैं। एक तो लंबी अवधि का उद्देश्य और दूसरा दीर्घ अवधि का उद्देश्य। एक तो लंबी अवधि का उद्देश्य और दूसरा दीर्घ अवधि का उद्देश्य। तो देख लीजिए, एक लंबी अवधि का उद्देश्य और दूसरा दीर्घ उद्देश्य, या आप कह सकते हैं अल्प अवधि का उद्देश्य और दीर्घकालीन उद्देश्य, या अल्पकालीन उद्देश्य और दीर्घकालीन उद्देश्य भी इसको आप बांट सकते हैं। इसको कह सकते हैं अल्पकालीन उद्देश्य और इसको कह सकते हैं दीर्घकालीन उद्देश्य। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्पकालीन उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया? भूखमरी की समस्या का समाधान के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति लागू करना हरित क्रांति का उद्देश्य था। जबकि दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था? भारत का ग्रामीण विकास, भारत का औद्योगिक विकास, कृषि का आधुनिकीकरण, स्वस्थ पौधों का विकास, विषम परिस्थितियों या जलवायु का सामना करने के लिए पौधों का विकास और कृषि का वैश्वीकरण। यानी दीर्घ अवधि में हरित क्रांति लागू करने का उद्देश्य क्या था? यानी हरित क्रांति का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था? इन उद्देश्यों से हरित क्रांति को लागू किया गया। जबकि अल्पकालीन उद्देश्य या तात्कालीन उद्देश्य क्या था? भूखमरी की समस्या का समाधान करना और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तो इन दो उद्देश्यों से हरित क्रांति को लाया गया था। और क्यों लाया गया था, क्यों आवश्यक था उस समय हरित क्रांति को लागू करना, उसके लिए हमने सभी तत्व देख चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं हरित क्रांति के लिए आवश्यक तत्व, यानी हरित क्रांति लाने के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट या तत्व है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, हरित क्रांति एक पैकेजिंग कार्यक्रम था। हरित क्रांति एक पैकेजिंग कार्यक्रम था जिसमें एक साथ कई तत्वों को लागू करना होता था, तभी कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वांछित वृद्धि प्राप्त किया जा सकता था। और वे तत्व निम्नलिखित थे। तो यहाँ एक टर्म आया है पैकेजिंग कार्यक्रम। तो इसको ऐसे समझिए, आप अगर किसी दुकान में जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अगर आप ये सामान लीजिएगा तभी आपको इतना रुपये का छूट मिलेगा। ऐसा कभी आप सुने होंगे। तो आप बोलिएगा नहीं मुझे यही दो ही चीज चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। तब आपको दोनों चीज लेना है तो आप दोनों चीजों का पेमेंट कीजिए और ले जाइए। लेकिन अगर आप कोई तीसरा चीज पेमेंट करते हैं तो चौथा चीज हम ऐसा दे देंगे। तो यानी हरित क्रांति में जितने भी आवश्यक तत्व थे, उन सभी आवश्यक तत्वों को अगर आप एक साथ लागू नहीं कीजिएगा तो आपको हरित क्रांति का वांछित उद्देश्य या जिस उद्देश्य से हरित क्रांति को लागू किए हैं, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, तो वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता था पैकेज, यानी अगर आप उन्नत बीज लिए हैं तो रासायनिक खाद का प्रयोग करना ही होगा, और अगर रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना ही होगा, और अगर मान लीजिए ये चारों कर रहे हैं तो पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर इन चारों चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो कृषकों के लिए नवीन यंत्र या उपकरण का प्रयोग करना ही होगा, और साथ ही साथ अगर इन सब का प्रयोग किए हैं तो कृषकों के लिए उचित मूल्य प्रणाली भी होनी चाहिए। तो देखिए, ये सभी चीजें एक साथ लागू होना हरित क्रांति के संदर्भ में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पैकेजिंग कार्यक्रम कहा जाता है। ओके, तो हरित क्रांति के आवश्यक तत्व कौन कौन है? उन्नत तकनीक वाले बीज जिसको हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, कृषकों के लिए नवीन यंत्र उपकरण और कृषकों के लिए उचित मूल्य प्रणाली। इसके अलावा हरित क्रांति के मूल तत्वों के रूप में निम्न चीजों को भी शामिल किया जा सकता है। स्वतंत्रता के समय से ही कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा था, लेकिन इसके खाद्यान्न की मांग को पूरा करना संभव नहीं था। दोहरी फसल प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था करके वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि इनका परिपक्वता काल परंपरागत बीजों की तुलना में कम होता था। ध्यान दीजिएगा, HYV सीड्स का जो
परिपक्वता काल है या उसको फसल पकने का जो पीरियड होता है वो कम होता था। तो अगर भारत में अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम साल में 2 या 3 फसल प्राप्त कर सकते हैं एक ही भूमि पर। तो ये भी कहीं ना कहीं दोहरी फसल प्रणाली, ये भी इसका एलिमेंट तत्व था। उत्तम बीज पत्ता अनुपात, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत बीजों की तुलना में उन्नत बीजों वाले फसलों में पत्तों की तुलना में फल अधिक लगते थे। अब इसको देखिए, परंपरागत बीज फल कैसे होते थे, पेड़ कैसे होते थे। ये पेड़ लगा है, देखिए यहां पूरा देखिए पेड़ लगा है, ये डाली है पूरा। अब देखिए पूरा डाली है, ये सभी पत्ती है और यहां एक ठो फल, यहां एक ठो फल, इस तरह से एक एक फल लगा है। तो टोटल फल कितना है देखिए। अब यहां देखिए पत्तियों की संख्या है 1000 और फल की संख्या है 10। जबकि जो हमारा HYB सीड्स के द्वारा जो फसल लगाते हैं उसमें देख लीजिए पत्ती है, मान लीजिए इसको पत्ती मान रहे हैं आप, तो यहां पत्ती मान लीजिए आपको केवल 5 है और फल है आपको 6। तो आप देख लीजिए पत्ती है 5, फल है 6। मतलब इस तरह का टेंडेंसी या इस तरह की प्रवृत्ति है HYB सीड्स में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं उत्तम बीजों वाले फसलों में पत्तों की तुलना में फल अधिक लगते थे। कम ऊंचाई वाले पौधे, HYB बीज वाले पौधे जो होते थे कम ऊंचाई वाले और मोटे होते थे, जिसकी वजह से वे अधिक फलों और उपजों को वहन कर सकते थे। आप देखिएगा परंपरागत फसल जो होते थे, पेड़ क्या होता था, बड़ा होता था और उसमें फल लगते थे, तो क्या होता था, हवा या किसी से वो गिरने का उससे चांसेस ज्यादा रहती थी। तो HYB सीड्स क्या होते थे, कम हाइट वाले होते थे और वो मजबूत तना होता था और उसमें फल ज्यादा लगने से क्या होता था, वो गिरते नहीं थे और वे टिकाऊ रहते थे और इस तरह से सभी फल उसका क्या होते थे, उसका उपयोग में लाए जा सकते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महंगी उत्पादन तकनीक। चूंकि सभी आगत या तो आयातित थे या उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी, इसलिए वे महंगे होते थे। तो ये हरित क्रांति का एक आवश्यक तत्व ये भी था कि ये महंगी तकनीक वाला था भाई। हरित क्रांति में शामिल फसलें, हरित क्रांति में केवल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का को शामिल किया गया था, लेकिन गेहूं उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। तो हरित क्रांति के जो एलिमेंट तत्व थे, मुख्य आवश्यक तत्व जो थे या मुख्य एलिमेंट जो कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो देख लीजिए ये सभी एलिमेंट थे। अब हम लोग आगे आते हैं, हरित क्रांति या नवीन कृषि रणनीति का मूल्यांकन हम लोग करते हैं कि हरित क्रांति लाए तो इसका क्या फायदा हुआ। फायदा भी हो सकता है, मूल्यांकन की जब भी बात करेंगे तो इसका हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को देखेंगे, लाभ भी देखेंगे और हानि को भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मूल्यांकन की ओर हम लोग चलते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला। फसलों के कुल उत्पादन एवं उत्पादकता एवं रोजगार में लगातार वृद्धि हुई। नई तकनीक को अपनाने से रोजगार में भी वृद्धि हुई, क्योंकि बहुफसली कार्यक्रम और दोहरी फसल प्रणाली के कारण कृषि मजदूरों के प्रयोग से रोजगार के अवसरों में विस्तार हुआ। इसके साथ ही कृषि में यंत्रों एवं मशीनरी के प्रयोग से, अत्यधिक प्रयोग से श्रम का विस्थापन जरूर हुआ। ध्यान दीजिएगा, जहां एक और हम रोजगार बढ़ने की बात कर रहे हैं, दोहरी फसल प्रणाली, बहुफसली कार्यक्रम के कारण हमको अधिक से अधिक लोगों को काम पे लगाना पड़ा, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि नवीन कृषि यंत्रों का प्रयोग करने के कारण हमको श्रम का विस्थापन भी हुआ, श्रम को छटनी भी किया गया। ओके, कृषि में नई रणनीति या हरित क्रांति के कारण निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं या मूल्यांकन देखे जा सकते हैं। यहां प्रभाव के स्तर में हम केवल हरित क्रांति का प्रभाव देख रहे हैं भारत में, यानी कृषि क्षेत्र में केवल प्रभाव की बात करें। ध्यान दीजिएगा, एक और हम टॉपिक देखेंगे जिसमें हरित क्रांति के भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत पर प्रभाव की बात करेंगे, तो हम अन्य एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। यहाँ जो हम लोग प्रभाव देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृषि के क्षेत्र में प्रयोग करने के कारण क्या क्या प्रभाव आया उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं धनात्मक या सकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति जिस उद्देश्य से भारत में लागू किया गया था वह अपने उद्देश्यों में सफल साबित हुआ। हरित क्रांति किस उद्देश्य से लागू किया गया था? हरित क्रांति का तत्कालीन उद्देश्य था भूख की समस्या का समाधान के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, तो अन्य चीजें जो भी चीजें था उन चीजों को देखिएगा। ठीक है, कृषि में नई बीजों का प्रयोग, नई तकनीकों का प्रयोग, ये सभी हमारा क्या थे? कृषि के लिए हमारा क्या थे? उद्देश्य थे। और क्या थे? कृषि का आधुनिकीकरण, स्वस्थ पौधों का विकास और विषम परिस्थितियों या जलवायु परिवर्तन हो उनके समय सामना कर सके, कृषि फसल नष्ट न हो, इसके लिए हम लोग दीर्घकालीन उद्देश्य से हम लोग क्या किए थे? हरित क्रांति को लागू किए थे। तो उन सबको हम देखते हैं, उन उद्देश्यों में हरित क्रांति क्या हुआ? सफल साबित हुआ।
इसके अर्थव्यवस्था पर पड़े सकारात्मक प्रभाव को निम्न बिंदुओं से हम देख सकते हैं। तो अब देखिए, हम इतने सारे सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न आयात में कमी, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों को लाभ, औद्योगिक विकास, ग्रामीण रोजगार, श्वेत क्रांति का आधार, कृषि का व्यवसायीकरण, तिलहन उत्पादन में वृद्धि, बहुफसली कार्यक्रम और कृषि शिक्षा और अनुसंधान। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सो देखिए हम टोटल हम कोशिश किए हैं 12 पॉइंट इंक्लूड किए हैं। अगर आपके पास और भी कोई पॉइंट है तो इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरा केवल यही 12 पॉइंट को देखें, लेकिन उस पॉइंट को इंक्लूड करने के साथ साथ आपको जस्टिफिकेशन भी करना होगा, प्रॉपर आंकड़ों के साथ, प्रॉपर लॉजिक के साथ उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हरित क्रांति आने से कहीं ना कहीं ये चीज हुआ। ये सभी पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हुआ, उद्देश्यों में प्राप्ति में सफल हुआ, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इसे नीचे की तालिका में देख सकते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति के बाद बढ़ी है। 1960-61 में खाद्यान्न उत्पादन 82 मिलियन टन था। देखिए 1960-61 में फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 82 मिलियन टन था, जो कि 1978-79 यानी बढ़कर 131 मिलियन टन हो गया और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक के रूप में स्थापित हो गया। यह परिणाम आज तक दिखाई पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं हरित क्रांति जिस उद्देश्य से लगाया गया था वो कहीं ना कहीं सफल हुआ। तो देख लीजिए, खाद्यान्न उत्पादन का हम इतने सारे वर्षों का दिए हैं आंकड़ा, लेकिन आप इतने सारे वर्षों का आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैंने जो यहाँ आंकड़ा दिया है उसको आप देख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कम से कम एक तो ये जरूर लिखिएगा, एक आपको ये वाला जरूर लिखिएगा। और आज के डेट में भी अगर देखेंगे कि प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही, कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट है, तो आज के संबंध में आंकड़ा भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको जो जितना याद कर सकते हैं मिनिमम कम से कम ये और आपका लेटेस्ट आंकड़ा दे सकते हैं 2023-24 का, 2022-23 का, इस तरह का आप देख सकते हैं। ओके, ये पूरा आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है। और ये आंकड़ा सभी मैंने कहां से लिया है, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट से मैंने ये आंकड़ा लिया है। तो वो क्या दिखा रहा है, इस आंकड़ा दिखा रहा है कि कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई, हरित क्रांति के आने के कारण हुई, क्योंकि हरित क्रांति को हमने 1966-67 में अप्लाई किया था, लागू किया था। नाउ उत्पादकता में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तेजी से बढ़ी है, जिसे नीचे की तालिका में देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तेजी से बढ़ी है, जिसे हम नीचे देख सकते हैं। तो आपको कम से कम इतना नहीं लिखना है, लेकिन आपको 1966-61 का और 1966-65 का और 2023-24 का देना है। अगर आप अलग अलग फसलों का नहीं दे सकते हैं तो खाद्यान्न का तो कम से कम दीजिएगा, और अगर दे सकते हैं तो पूरा दे दीजिएगा। देखिए हम कैसे लिए हैं, उत्पादकता को लिए केजी पर हेक्टेयर से हम लोग इसको मेजरमेंट किए हैं। तो 1960-61 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना था, 2200 केजी पर हेक्टेयर था। 1964-65 में कितना हो गया, 30-20 यानी 3020 केजी पर हेक्टेयर हो गया। अब देखते हैं, हालांकि इधर देखते हैं कि हमारा क्या देख रहे हैं, हमारा पर केजी जो उत्पादन है पर केजी हेक्टेयर वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो आपको वो नहीं देखना है, लेकिन हमको देखेंगे 2200 की तुलना में 1964-65 में 30-20 हो गया। तो देख लीजिए कहीं ना कहीं हरित क्रांति को लागू करने से ये प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई है। अगर आप चावल का भी देख सकते हैं तो देख लीजिए, गेहूं का देख सकते हैं तो देख सकते हैं, तो सभी का कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तालिका से स्पष्ट है कि हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न कृषि फसलों की उत्पादकता तेजी से बढ़ी है। खाद्यान्न की बात करें तो 1960-61 में उत्पादकता 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो 1964-65 में बढ़कर 30-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। गेहूं की उत्पादकता 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो कि 64-65 में 910 और बाद में कई वर्षों में कई गुना बढ़ी है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग हरित क्रांति आने से हमारे खाद्यान्न की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, इसको आपको बताना है। अगर आप टेबल को लिखना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो इतना भी आगे लिख के आप काम चला सकते हैं। खाद्यान्न आयात में कमी, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। यानी भारत में केंद्रीय जो हमारा भंडार था उसमें क्या था, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की थी, भंडार थी।
यहां तक कि खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगे। इसके साथ ही खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता भी भारत में क्या हुई, वृद्धि हुई। ये खाद्यान्न आयात में कमी को प्रदर्शित करता है। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत, तो देखिए खाद्यान्न आयात में कम होगा तो क्या होगा, जब हम आयात में कमी करेंगे तो हमको विदेशी मुद्रा का भुगतान करना नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की क्या होगी, बचत होगी। यानी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के कारण खाद्यान्न के आयात में कमी होगी। इसका परिणाम हुआ कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का उपयोग हम लोग किसमें कर सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास में कर सकते हैं। किसानों को लाभ, हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ी। ये बात तो हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं अभी तक। इसके कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई। जब किसान की उत्पादन कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगा, 10 केजी की तुलना में 1000 केजी होगा, तो क्या होगा, इस 1000 केजी को किसान क्या करेंगे, बेचेंगे ना। तो कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए किसानों के पास अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। जब इसको बेचेंगे तो किसानों को अधिक आय की प्राप्ति होगी और वे और कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए, कुछ उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके पास क्या होगा, अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी और वे आगे और अधिक उत्पादन करने में सक्षम होंगे। इसके कारण आगे और आय बढ़ेगी। मतलब एक आय में वृद्धि का चक्रीय प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो बड़े किसानों जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि था, वे कृषि आदानों जैसे HYB, बीज, खाद, उर्वरक, मशीन आदि का प्रयोग बड़ी मात्रा में कर पाए और जिस कारण उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हुई। हालांकि यहाँ एक टर्म लिखे हैं बड़े किसानों का, वो बाद में हम लोग देखेंगे। हमको यहाँ नेगेटिव चीज़ को भी नहीं एक्सपेक्ट करना है, दिखाना है, हमको पॉजिटिव चीज़ को दिखाना है कि किसानों की आय में वृद्धि हुई, उनको लाभ हुआ। औद्योगिक विकास कैसे होगा, आप देख लीजिए। हरित क्रांति क्या था, एक पैकेजिंग कार्यक्रम था। तो यहाँ सिंचाई की सुविधा में भी वृद्धि करना है, HYB सीड्स का भी इस्तेमाल करना है, पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना है और क्या करना है, आपको फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना है। तो इनके लिए फैक्ट्री लगना पड़ेगा कि नहीं, इनके उत्पादन के लिए, इन चीज़ों को उत्पादन करने के फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा कि नहीं। तो वही चीज़ को हमने लिखे हैं कि इसके अलावा कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट आदि की मांग क्या हो गया, बढ़ गया। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों की भी मांग बढ़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि संबंधित उद्योगों का विकास हुआ और दूसरी ओर कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल की प्राप्ति आसानी से हुआ। अब देखिए दो तरीके से हुआ। एक तो कृषि क्षेत्र क्या था, औद्योगिक क्षेत्रों का क्या था, उपभोक्ता था, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्या करता था, उपभोक्ता था, प्रयोग करता था। तो इसके कारण भी औद्योगिक विकास हुआ। और दूसरी ओर कई ऐसे उद्योग थे जो कृषि आधारित उद्योग थे, यानी उनके कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते थे, जैसे तंबाकू उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। तो ये क्या होगा, उनको आसानी से कच्चा माल की प्राप्ति हुई। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ग्रामीण रोजगार, तो जैसे मैंने बता दिया हरित क्रांति क्या था, पैकेजिंग कार्यक्रम था। हरित क्रांति में न्यू टेक्नोलॉजी था, सिंचाई की व्यवस्था में वृद्धि की गई। तो क्या होगा, एक ही साल में एक ही भूमि पर कई फसल, बहुफसली उर्वरकों के इस्तेमाल से वर्ष में एक ही भूमि पर कई बार उपजाया जाना, क्योंकि उसकी परिपक्वता काल कम थी और हम लोग पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते थे, तो उनका क्या होता था, उत्पादन को हम लोग अधिक कर सकते थे। इसको इस तरह से समझा देना चाहते हैं हम, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे पहले क्या था, हम लोग एक फसल को लगाए, मान लीजिए गेहूं को लगाए, तो उस भूमि में जो पौष्टिकता थी, जो उर्वरा था, वो क्या किया, गेहूं ने प्रयोग किया। तो गेहूं का प्रयोग करने के बाद उसके बाद अगर उसी साल दूसरा फसल लगाएगा गेहूं, तो हो सकता है नहीं होगा। तो ऐसे में हमको उस उर्वरकता को, कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाद का, रासायनिक खाद का अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, फसल क्या होगा, अधिक होगा। साल में ही 2 फसल उत्पादन कर पाए। अगर पेस्टिसाइड खाद का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे तो हम 2 फसल नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बहुफसली और उर्वरकों के इस्तेमाल से वर्ष में एक ही भूमि पर कई बार फसल उपजाया जाने लगा, जिसके कारण श्रम बल की भी मांग बढ़ी, रोजगार भी बढ़ा और इसके कारण कृषि श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों की मांग भी बढ़ी। श्वेत क्रांति का आधार, एक चीज देखिए, हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, फसल उत्पादन हुआ, उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा, साल में 2 या 3 फसल लेने लगे। तो उस फसल को हम लोग जब लेते हैं तो उसका फल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका पत्ती का प्रयोग क्या क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, पशुपालन में कर सकते हैं। तो अधिक मात्रा में पशुओं को चारा उपलब्ध हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पशुपालन करेंगे तो दूध उत्पादन, मांस उत्पादन में वृद्धि होगा कि नहीं। यानी भारत में श्वेत क्रांति का आधार भी हरित क्रांति था। देख लीजिए, कृषि का व्यवसायीकरण, हरित क्रांति के पूर्व किसान ठीक से अपनी खाद्यान्न आवश्यकता ही पूरा कर पाते थे, लेकिन हरित क्रांति के कारण हुए क्या कि उसकी उत्पादन और उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई, क्रांतिक वृद्धि हुई।
जिसे बेचकर उन्हें क्या हुआ, लाभ प्राप्त होने लगा। और कृषि का व्यवसाय, तो यहाँ कृषि का व्यवसायीकरण करने का मतलब है पहले किसान केवल स्वयं उपभोग करने के लिए उत्पादन करता था, बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए उसके पास उत्पादन की मात्रा नहीं बचती थी। लेकिन हरित क्रांति के कारण अब उसका स्वयं उपभोग करने के बाद दूसरों को बेचने के लिए भी उसके पास क्या हुआ, फसल उत्पादित हुई, खाद्यान्न की प्राप्ति हुई या अधिक उत्पादन हुआ, तो क्या होगा, उसको बेचकर आय की प्राप्ति होगी। तो क्या हुआ, ये व्यवसायीकरण हुआ कि नहीं। ओके, तिलहन उत्पादन में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, तिलहनों का तकनीकी मिशन और 1987-88 में तिलहन उत्पादन थ्रस्ट कार्यक्रम चलाया गया, जिसके कारण तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसे नीचे की तालिका में देख सकते हैं। देख लीजिए, तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई। हालांकि तिलहन का उत्पादन काफी धीमी गति से वृद्धि हुई, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं। आगे देखिए, तिलहन क्रांति के क्षेत्र में, तिलहन के संदर्भ में गुलाटी तथा टीम के लिए क्या कहते हैं। उनके अनुसार भारत में एक नहीं अपितु दो क्रांतियां हुई, हरित क्रांति और पीली क्रांति। हरित क्रांति सिंचाई व्यवस्था वाले क्षेत्रों में वृद्धि हुई, जबकि वैसे क्षेत्र जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी 1980 के दशक के उत्तरार्ध में तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में हुई। यानी जहां सिंचाई की व्यवस्था थी वैसे क्षेत्र में हरित क्रांति आया, और वैसे क्षेत्र जहां हरित सिंचाई की कम व्यवस्था थी वहां तिलहन का उत्पादन किया जाने लगा और वहां तिलहन क्रांति हुई। तो यह उन क्षेत्रों में हुई जहां सिंचाई व्यवस्था कम थी या वर्षा अनिश्चित होती थी। तो इस तरह से गुलाटी और टीम केली का कथन सही है कि भारत में तिलहन क्रांति आई, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई, यह भी कहीं न कहीं हरित क्रांति के कारण हुई। आगे हम लोग देखते हैं बहुफसली कार्यक्रम। हरित क्रांति की देन है, इसका उद्देश्य यह है कि भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल लगाकर उत्पादन को बढ़ाना, भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि के एक इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना बहुफसली कार्यक्रम कहलाता है। तो यह कहीं न कहीं हरित क्रांति के कारण संभव हुआ। कृषि शिक्षा और अनुसंधान। हरित क्रांति ने भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष स्वायत्त संस्था है, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और उसके बारे में शिक्षित करना है। परिषद के देश भर में 49 संस्थान हैं और विश्वविद्यालय स्तर के 4 राष्ट्रीय संस्थान हैं। संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए 45 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त 503 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो इन सबका डेवलपमेंट हरित क्रांति के आने के बाद तेजी से हुआ। तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति आने से क्या हुआ, कृषि शिक्षा और अनुसंधान में वृद्धि हुई। अब हम लोग देखते हैं, देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, खाद्यान्नों की आयात में कमी आई, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया। यानी जो हम लोग परंपरागत कृषि करते थे आधुनिक कृषि करने लगे, जो हल बैल से खेती करते थे वो ट्रैक्टर से हम लोग खेती करने लगे। परंपरागत बीज की तुलना में ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड HYB सीड का प्रयोग करने के लगे। हम परंपरागत खाद का प्रयोग करते थे, उसके जगह में हम लोग क्या करने लगे, रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे। यानी परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया। फिर भी इस कार्यक्रम में कुछ कमियां परिलक्षित होती है, जिसे हम हरित क्रांति के प्रमुख कमियों या नकारात्मक प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। तो पहला क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, राजकोषीय भार में वृद्धि, गैर खाद्यान्न अनाज शामिल नहीं, यानी HYB बीज केवल खाद्यान्न बीजों के लिए में लागू किया गया था, गैर खाद्यान्न बीजों को इसमें शामिल, गैर खाद्य अनाज बीजों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग, पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण, क्षेत्रीय असमानताएं, अंतर व्यक्तिक विषमता, पानी की अधिक खपत, मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पर प्रभाव, दाल का सापेक्षिक स्थान घटा, जातीय संघर्ष में वृद्धि, जैव विविधता की हानि, पूंजीवादी कृषि का विकास, श्रम विस्थापन और कुछ रिसर्च वर्क। तो देख लीजिए, मैं टोटल 16, ये नहीं है, इसको हम लोग देख लेंगे, 16 टोटल नेगेटिव एस्पेक्ट्स के लिए हम हरित क्रांति के 16 नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए पॉइंट बनाए हैं। तो अब पॉइंट बनाना ही काफी नहीं है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा उपयुक्त सेंटेंस बना करके। तो राजकोषीय भार में वृद्धि, हरित क्रांति एक पैकेजिंग कार्यक्रम था, ठीक है। कुल 5 आवश्यक तत्वों में एक रासायनिक उर्वरक है। फॉस्फेट और पोटाश से संबंधित उर्वरक मुख्यतः आयातित हैं, इसके कारण बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होता है। एक देखिए, हमारे पास नए टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने के लिए या हरित क्रांति के लिए जो आवश्यक तत्व था उसमें था एक नवीन कृषि यंत्र। हमारे पास कृषि यंत्र नहीं थे, तो हमको कहां से लाना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। रासायनिक उर्वरक में आप देखिए, केवल हम लोग यूरिया का हम लोग उत्पादन, नाइट्रोजन का उत्पादन कर सकते थे, हमारे यहाँ फैक्ट्री था। लेकिन फॉस्फेट और पोटाश के लिए हम लोग, हमारे पास क्या था, हमारे पास उत्पादन पर्याप्त नहीं था, तो हम आयात पर निर्भर करते थे। तो अब देखिए, इनको जब हम आयात करेंगे
तो कहाँ से करना पड़ेगा पैसा? हमको अपने हमारे राजकोषीय कोष खजाने से भुगतान करना पड़ेगा, यानी विदेशी मुद्रा का भुगतान करेंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होगी और कहीं न कहीं हमारा राजकोषीय भार में वृद्धि होगा। तो इन रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण सरकार को काफ़ी घाटा हुआ। साथ ही साथ हरित क्रांति को अपनाने के लिए सरकार कृषि किसानों को अधिक से अधिक सब्सिडी भी दे रही थी, तो कहीं न कहीं सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ भी पड़ रहा था। तो क्या था? राजकोषीय भार में वृद्धि, ये हरित क्रांति के कारण आया। गैर खाद्यान्न अनाज शामिल नहीं। हरित क्रांति में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन गेहूं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जबकि अन्य मोटे अनाज, दाल, तिलहन को हरित क्रांति से बाहर रखा गया। आया हुआ भी तो काफी कम प्रभाव पड़ा। व्यावसायिक फसलें जैसे कपास, जूट, चाय, गन्ना पर हरित क्रांति पर कोई असर नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं किसान जो अन्य फसलों की खेती करते थे, व्यावसायिक कृषि जो फसलों की खेती करते थे, मोटे अनाज, दालों का जो खेती करते थे, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि HYB सीड्स केवल गेहूं और चावल पर ही विकसित किया गया था। ज्वार, बाजरा और मक्का का उसमें थोड़ा सा कम था। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं गैर खाद्यान्न अनाज शामिल नहीं होना, ये कहीं ना कहीं इसका हरित क्रांति का नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग, तो देखिए इसका अत्यधिक प्रयोग कीजिएगा तो आप जानते हैं अत्यधिक प्रयोग करने से क्या होगा। किसान इसके मात्रा प्रयोग के बारे में जानकारी अभाव था। भारतीय किसान उस समय, जिस समय 1966-67 में लागू किया गया हरित क्रांति को और बताया गया कि रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग कीजिए, तो किसान देखा देखी तो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उसका अवैज्ञानिक ढंग से प्रयोग कर रहे थे। इससे क्या होता था? इसका अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करते थे, यानी जिस भूमि को नाइट्रोजन की जरूरत है वहां पोटास दे रहे होंगे, जिस भूमि को पोटास चाहिए वहां नाइट्रोजन दे रहे होंगे। इससे भी क्या था? फसल कम भी होता था। साथ ही साथ अत्यधिक कीटनाशक और खाद का प्रयोग करने से, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से क्या था? स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था, पर्यावरण और प्रदूषण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता था। पर्यावरण असंतुलन को खतरा, तो उसी पॉइंट को हम यहां भी देख रहे हैं। एक तो अप्रशिक्षित किसानों के द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करना भी कहीं ना कहीं गलत था और उसके लिए उनको अतिरिक्त लागत देना पड़ता था, लेकिन उसके हिसाब से उसको उत्पादन की प्राप्ति नहीं होती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण असंतुलन खतरा। ये बहुत ही मेजर इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट था। हरित क्रांति ने देश में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित किया। हरित क्रांति के आगमन के परिणामस्वरूप देश में निम्नलिखित पर्यावरणीय असंतुलन आए। पहला, जंगलों के क्षेत्रफल में कमी आई। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, देख लीजिए जंगलों के क्षेत्र में कमी क्यों आई। भारत में जंगल ह्रास की दर 1.5 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष है, जिसके परिणामस्वरूप 6000 मिलियन टन मिट्टी का बहाव प्रति वर्ष होता है। यानी देखिए, जहां जंगलों की कटाई किया जा रहा है खेती करने के लिए, तो उसके कारण क्या हो रहा है? ऊपर का जो मिट्टी भी बह के चला जा रहा है, जो उपजाऊ मिट्टी है। तो वनों की कटाई के फलस्वरूप सूखे, बाढ़ और जैव विविधता की हानि तथा भूमंडलीय ताप की वृद्धि की समस्या भी उत्पन्न हुई। अब वनों की कटाई होगा तो वर्षा कम होगा, सूखा होगा, बाढ़ अत्यधिक आ सकती है और साथ ही साथ जैव विविधता की हानि होगी। बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? इम्पैक्ट होगा, उसको क्षति पहुंचेगा। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं खाद्यान्न श्रृंखला का टूट जाना, फूड चेन क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा? कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। जल प्रदूषण, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का बहाव नदियों तथा झीलों में होता है, जो जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। जल में पोषक तत्वों की अधिकता को अतिपोषण कहते हैं। इस प्रकार का जल नील हरित शैवालों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे जल में कार्बनिक भार बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण जल जीवों की मृत्यु होने लगती है। नाइट्रेट से प्रदूषित जल को पीने से मीथेमोग्लोबिनेमिया नामक बीमारी बच्चों पर होती है। देख लीजिए, जो जल नाइट्रेट प्रदूषित जल है उससे क्या बीमारी होती है? जो श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालता है। धान की खेती में इंडोसल्फान नामक कीटनाशक का इस्तेमाल खतरनाक है, जो मनुष्यों में आंख, गुर्दा और यकृत को प्रभावित करता है। तमिलनाडु में इस रसायन के प्रयोग के कारण किसानों में विकृतियां देखने के आई हैं। DDT जैसे घातक रसायनों का वातावरण में विघटन नहीं होता है, जो खाद्य श्रृंखला द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर वसा के साथ घुलकर ऑक्सीकरण करता है और जो शरीर के लिए हानिकारक है। WHO के अनुसार भारतीयों के शरीर में सर्वाधिक DDT पाया जाता है। इसके अतिरिक्त DDT पक्षियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की गतिविधि को प्रभावित करता है। इसके कारण अंडे का खोल कमजोर होता है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। यानी पक्षियों का कम पाया जाना, वो भी देख लीजिए DDT के कारण हो रहा है। गिद्ध जैसी पक्षियों की गिरती जनसंख्या के एक प्रमुख कारण DDT को माना जाता है। हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में राइजोबियम जीवाणुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई, जो कि दलहनी फसलों के बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए किस तरह से जल प्रदूषण हुआ, यानी अत्यधिक जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण होने के कारण किस तरह से
हमको पर्यावरण प्रदूषण पर खतरा हुआ या पर्यावरणीय असंतुलन स्थिति उत्पन्न हुई। भूमि प्रदूषण, गहन कृषि के कारण भूमि संसाधनों पर दबाव बढ़ा, जिससे मृदा अपरदन जैसी समस्याएं पैदा हुई। रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा संरचना नष्ट होती है। परिणाम स्वरूप जल तथा वायु द्वारा मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। देश की लगभग 25% भूमि अपरदन से प्रभावित है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। एक अनुमान के अनुसार मृदा की ऊपरी सतह की प्रत्येक इंच की हानि गेहूं की पैदावार को 6% तक कम कर देता है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है। एनपीके के प्रयोग के कारण इसके साथ साथ मृदा में सूक्ष्म तत्वों जैसे जिंक, मैंगनीज, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरॉन आदि की अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण इन तत्वों की कमी होने लगती है। जिंक की कमी से खैरा रोग, जबकि बोरान तथा मोलिब्डेनम की कमी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, यानी राइजोबियम नष्ट होते हैं। सिंचाई जल के अत्यधिक उपयोग तथा कुप्रबंधन के कारण मृदा लवणता या मिट्टी की लवणता या जल जमाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इत्यादि हैं। तो देख लीजिए किस तरह से पर्यावरणीय असंतुलन हुआ, इस चीज को आपको समक्ष रखने का प्रयास किए हम। पर्यावरणीय असंतुलन किस तरह से हुआ, जंगलों के क्षेत्र में कमी हुई, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण किस तरह से पर्यावरणीय असंतुलन के लिए खतरा हुआ हरित क्रांति के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्षेत्रीय असंतुलन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय असंतुलन। पहला तो क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीय असंतुलन आई, कैसे आई सो देख लीजिए। इसको सिंपल समझिए। हरित क्रांति क्या था, एक पैकेजिंग कार्यक्रम था और अत्यधिक मात्रा में न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ही क्या था, हरित क्रांति था। तो इसके कारण अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानताओं और अधिक को बढ़ावा मिला। हरित क्रांति का प्रभाव अभी तक कुल फसली क्षेत्र के 40% पर ही दिखा, जबकि 60% क्षेत्र में इसका लाभ नहीं उठा पाए। अब देखिए, वैसे क्षेत्र ही हरित क्रांति में लाभ उठा पाए जिनमें बड़े फार्म थे। ध्यान दीजिएगा, बड़े फार्म यानी खेत, जो भूमि कृषि योग्य जो भूमि थी, कृषि जोत की जो मात्रा थी 10 हेक्टेयर या उससे बड़ी थी, और साथ ही साथ वही प्रयोग कर सके जिनके पास कृषि के नवीन तकनीक या नवीन आगतों को प्रयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा थी, पूंजी थी। तो इसका कारण क्या हुआ, सर्वाधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही दिखाई पड़ा, क्योंकि वहां के बड़े किसान थे, उनके पास पैसा थी और साथ ही साथ उनके पास कृषि योग्य भूमि भी बड़ी थी। इसका प्रभाव असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्रों तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शायद ही हुआ। इससे पाते हैं कि हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाला जो कि पहले से ही कृषि की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानता की समस्या बढ़ गई। ओके, अंतर व्यक्तिक विषमता भी बढ़ी, यानी हरित क्रांति का प्रभाव उन किसानों को अधिक हुआ जिनके या तो फार्म क्षेत्र बड़े थे, कृषि योग्य भूमि बड़े थे, 10 हेक्टेयर से बड़े कृषि योग्य भूमि थे, या जिन्होंने इस महंगी तकनीक को अपना सके या जिनके पास पैसा था, जबकि छोटे किसान इससे अधिक लाभ नहीं उठा सके। एक अध्ययन बताता है कि 24% छोटे किसान गरीबी रेखा के नीचे ही रह गए। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति आने के कारण हरित क्रांति का पैकेजिंग कार्यक्रम के तहत जो भी तकनीक का प्रयोग था उसको प्रयोग नहीं कर पाए और इसके कारण गरीब रेखा से वे नीचे ही रह गए। इसका कारण आगे हम और भी चीज़ देखेंगे, क्योंकि इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था, मान लीजिए ये बड़ा किसान है और इसके पास ये छोटे किसान का जमीन है, इसके पास पैसा भी है और नवीन तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम है। तो HYB सीड का जब ये प्रयोग करेगा, HYB सीड का जब ये प्रयोग करेगा तो इसका फसल अच्छा होगा, और ये अगर HYB सीड का प्रयोग नहीं करेगा तो इसका फसल नष्ट हो जाएगा। इसके पीछे कारण है जो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं तो इससे छोटे किसान क्या हुए, प्रभावित हुए। ओके, तो कहीं ना कहीं अंतर व्यक्तिक विषमता भी बढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का अधिक खपत। हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थी। इन फसलों में अधिकांश खाद्यान्न थी जिन्हें लगभग 50% जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। नहरों का प्रयोग प्रचलन में हुआ। इसके अलावा सिंचाई पंपों का उपयोग अत्यधिक तेजी से बढ़ा। इसके कारण भूजल के स्तर को और भी नीचे ला दिया। जैसे गन्ना और चावल जैसे अधिक जल आपूर्ति की आवश्यकता वाली फसलों को गहन सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई। पानी की अधिक खपत के कारण वैसे क्षेत्र जहां हरित क्रांति हुई वहां जल की कमी महसूस होने लगी, जैसे पंजाब जैसे क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पानी की कमी होना, ये भी कहीं ना कहीं हरित क्रांति का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है। मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव, ठीक है।
मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। मृदा और हम लोग जो मृदा अपर्दन हुआ उस पर हम ये मृदा प्रदूषण हुआ वहाँ हम लोग इस पर कर चुके हैं। और इसके कारण क्या हुई, उत्पादन में कमी भी आ गई। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त फसल उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे या जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से वहाँ प्रभाव पड़ता है, राइजोबियम नष्ट होती है, तो कहीं ना कहीं उसे उत्पादन भी कमी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेरोजगारी। हमने पहले भी कहा था जहाँ एक और इसके कारण रोजगार में वृद्धि हुई, बहुफसली कार्यक्रम और दोहरी फसल प्रणाली के कारण, तो वहीं इसके कारण बेरोजगारी बढ़ी। क्योंकि हमने क्या किया, अत्यधिक यंत्रीकरण यंत्रों का प्रयोग किया, तो इससे कृषि मजदूरों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई और इसका प्रभाव विशेषकर निर्धन और भूमिहीन मजदूरों पर अधिक पड़ा, तो बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हुई। स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग जो पर्यावरणीय असंतुलन को खतरा, वहाँ हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, वहीं इसको वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग से स्वास्थ्य पर प्रभाव भी देख सकते हैं। तो कैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा उसको हमने एक अलग तरीके से देखने का प्रयास किए हैं। रासायनिक उर्वरकों जैसे कीटनाशकों फॉस्फामिडोन, मैथोमाइल, ट्राइजोफॉस, मोनोक्रोटोफॉस, इंडोसल्फान, मिथेमोग्लोबिनेमिया के बड़े पैमाने के प्रयोग के परिणामस्वरूप कैंसर, गुर्दे का काम न करना, मृत शिशुओं का जन्म और शिशु में गंभीर समस्याएं, बांझपन आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हुई। तो ये देखिए स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। दाल का सापेक्षिक स्थान घटा, जैसा हम लोग सभी देखें कि जहां हरित क्रांति के कारण गेहूं और चावल को अत्यधिक प्रभाव पड़ा और दाल जैसे जो दलहन फसलों पर इसका कम इम्पैक्ट पड़ा, तो कहीं ना कहीं भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल था और दलहन फसलों की उपेक्षा के कारण इसका उत्पादन स्थिर रह गया और इस तरह भारतीयों की थाली से दाल गायब होने लगा। ये सापेक्षिक महत्व घटा, ये भी है। जातीय संघर्ष में वृद्धि, 1965-66 के पहले सामान्यतः ऊंची जाति के लोग जमींदार तथा छोटे जाति के लोग कृषि का कार्य करते थे, परंतु 1965-66 के बाद सरकार की सहायता के कारण निम्न जाति के लोग संपन्न हुए और वे राजनीतिक रूप से सचेत हुए। इसी के परिणाम स्वरूप जातीय संघर्ष हुआ, जैसे माओवादी जो हम लोग कहते हैं, है ना, एमसीसी और रणवीर सेना आदि इसी का देन है। तो देखिए पहले क्या था, बड़े जमींदार क्या करते थे, छोटे लोगों छोटे किसानों पर क्या करते थे, वे हक जमाते थे, वे उस पर क्या करते थे, अधिकार जमाते, तो उनको दबा करके उनका शोषण करते थे। तो जब हरित क्रांति के कारण छोटे छोटे किसान भी अगर मान लीजिए कृषि उत्पादकता में अगर उनकी बढ़ी हुई होगी तो उनकी आय वृद्धि हुई और वे जब एकजुट हुए, समझदार हुए, तो कहीं ना कहीं क्या हुए, वे बड़े लोगों ऊंची जाति के लोगों के साथ क्या किए, संघर्ष करने लगे। तो इसका कहीं ना कहीं हरित क्रांति का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि लोगों के पास धीरे धीरे कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ने से लोगों की आय में वृद्धि हुई, आय बढ़ने से उनके लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ, वे अधिक शिक्षित होने लगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या करने लगे, उनके शोषण होने पर वे क्या करने लगे, विरोध करने लगे और उसी का परिणाम है एमसीसी और रणवीर सेना। जैव विविधता में हानि, तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अलग से भी आप देख सकते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत संकर प्रजातियों के उपयोग के कारण पौष्टिक देसी प्रजातियों ने अपना महत्व खो दिया। हमारा जो देसी बीज था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, उसका प्रयोग हम कम करने लगे और देसी प्रजातियां क्या होने लगी, विलुप्त हो चुकी, विलुप्त के कगार में खड़ी हो गई। और देसी प्रजातियों की विलुप्ति आज चिंता का विषय है, क्योंकि इनमें से बहुत से उपयोगी गुण होते थे जिनका उपयोग हम भविष्य में वर्तमान फसलों के प्रजातियों के सुधार में कर सकते थे। अब आपको मैं बता दूं, अब आप देखिए, पहले हम लोग नीम के पत्तियों का प्रयोग क्या करते थे, कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते थे। अब मान लीजिए नीम के पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पत्तियां नहीं रहेंगी, पत्तियां नहीं रहेंगे तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं नीम के जो पेड़ होना चाहिए हमारे भारत में जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, हुआ खत्म हो गया। हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके समक्ष रखने का प्रयास किए हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ कई तरह के ऐसे खरपतवार थे, कई ऐसे खरपतवार थे जिनका उसी भूमि में नष्ट करने से क्या होता था, पानी में सड़ जाने से क्या करता था, ये कीटनाशक का काम करते थे, खाद का काम करते थे, वे तो नष्ट हो गए, खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं जैव विविधता को हानि हुई, इसी को हम इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। पूंजीवादी कृषि का विकास, तो भाई हरित क्रांति क्या था, वैसे ही लोग ही प्रयोग कर सकते थे जिनके पास पूंजीपति थी या जिनके पास पैसा था, अधिक आय थी, क्योंकि वे कृषि आगतों को खरीदने के सक्षम होते थे, और जो नहीं कर पा सकते थे नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं पूंजीवादी कृषि का विकास हुआ। कुल 810 लाख जोतों में से 6% बड़े किसानों के पास 40% जोतें थी। केवल वे ही नलकूप, पंपिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी निवेश करते थे, और इसके कारण क्या हुआ, पूंजी लगा करके बड़े बड़े किसान अधिक उत्पादन करने लगे, और इसके क्या हुआ, नई कृषि उत्पादन रणनीति के कारण भारत में पूंजीवादी खेती का विकास हुआ। यानी लोग पहले केवल खाद्यान्न उत्पादन या अपनी स्वयं उपभोग करने के लिए खेती करते थे, अब वे उत्पादन न केवल अपने स्वयं उपभोग करने के लिए बल्कि बेचकर उनको लाभ कमाने के लिए यानी व्यवसायिक कृषि हुई, और साथ ही साथ पूंजीवादी खेती का
प्रचलन शुरू हुआ। श्रम विस्थापन हुआ, क्यों? श्रम प्रधान तकनीक के जगह पूंजी प्रधान तकनीक का हम लोग प्रयोग करने लगे तो श्रम कहीं न कहीं विस्थापित हुए। कुछ रिसर्च वर्क भी है, कुछ शोध से पता चलता है कि खाद्यान्नों में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण मनुष्य की प्रजनन क्षमता में कमी आई। आपको बता दें, उमा कपिला का एक रिसर्च है, वो पंजाब और हरियाणा पर बेस्ड था, जिसमें उन्होंने देखा कि जिस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया है वहां मेल में प्रजनन क्षमता में कमी आई है। साथ ही साथ यह पाया गया कि वहां लड़कों की संख्या या शिशु बालक का जन्म कम हुआ, यानी जब बच्चे का जन्म भी होता था तो वे बेबी गर्ल अधिक जन्मते थे और बेबी बॉय का जन्म कम होता था। तो ये शोध पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में किए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं हरित क्रांति वहीं सबसे ज़्यादा कारगर हुआ था, पंजाब और हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च बताता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य या प्रजनन क्षमता के दृष्टिकोण में लोगों में कमी आई और शिशु बालक का जन्म कम होने लगा। तो ये भी कहीं ना कहीं देखिएगा एक तरह से जैव विविधता के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हरित क्रांति का जो मूल्यांकन करते हैं तो लाभ भी देखे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखे और लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ेगा। कुल मिलाकर हरित क्रांति विकासशील देश विशेषकर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रही। बताइए हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? अल्पकालीन उद्देश्य था भूख की समस्या का समाधान करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। और उस समय आप देख सकते हैं पैडोक ब्रदर्स, सुल्ज और मिलोर और उस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जिस तरह से स्टेटमेंट था, किस तरह से भयावह दृष्टि था कि उपलब्ध जनसंख्या को खाद्यान्न पूर्ति के लिए हम सक्षम नहीं थे। तो कहीं न कहीं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम सक्षम हुए। ये हरित क्रांति की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार भी करना चाहिए। यह कृषि में उस वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूलन और हस्तांतरण का गवाह है जिसे औद्योगिक प्रधान देश ने पहले ही अपने यहाँ विनियोजित कर लिया था। यह मत समझिए कि हरित क्रांति केवल भारत में आई, बल्कि विकसित देशों में पहले ही वे हरित क्रांति का प्रयोग करके विनियोजित करके उसका लाभ ले चुके थे। हालांकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा अन्य कारकों पर कम ध्यान दिया गया। केवल भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। उसके कारण उस कृषि नवीन रणनीति को अपनाने के कारण, हरित क्रांति को अपनाने के कारण कि हम कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए सिंचाई का अत्यधिक प्रयोग करें, रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग करें, कीटनाशकों का प्रयोग करें, HYB सीड्स का प्रयोग करें, सिर्फ इस पर ध्यान दिया गया। उसके कारण क्या पर्यावरण पर, क्या जलवायु पर या गैर खाद्यान्न फसलों, निर्धन किसानों, रसायनों के गैर जिम्मेदाराना पूर्ण व्यवहार के प्रति जागरूक नहीं कर पाए, इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं इसका क्या हुआ? नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आए। ऐसे में आगे की रणनीति यह होना चाहिए कि कृषि मजदूरों के हित, गरीबों के हित को सुनिश्चित करने वाली नीति अपनानी चाहिए। यानी ऐसा नीति होना चाहिए जिसमें कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, जलवायु परिवर्तन कम से कम हो, जैव विविधता की हानि कम से कम हो और साथ ही साथ वैसे छोटे किसान या जो कृषि मजदूर श्रम से विस्थापित हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे, उनके लिए भी सुनिश्चित करने वाली नीति होनी चाहिए। यानी कृषि रणनीति के साथ साथ, कृषि नवीन रणनीति के साथ साथ इस तरह से गरीबी उन्मूलन नीति, पर्यावरण संतुलन नीति या पर्यावरण ये सुरक्षा संरक्षण नीति, इन सारी नीतियों को भी अपनाना लागू करना चाहिए था। इसके अलावा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए। यानी जो भी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का अपनाए वो क्या हो? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, पर्यावरणीय अनुकूलन हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हरित क्रांति के दुष्प्रभाव से सबक लेते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा पहल लेना चाहिए कि जिसका प्रभाव सीमित क्षेत्र के बजाय विस्तृत क्षेत्र पर पड़े, जिसका प्रभाव अल्पकालीन न हो, जिसका प्रभाव दीर्घकालीन, जिसको हम लोग कहते हैं सतत विकास वाला काम हो, सतत विकास जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला बात हो, ना केवल इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला हो, तो उसे हम लोग वैसा हरित क्रांति हमें अपनाना चाहिए था। इस तरह से हम इस कंक्लूजन को लेके हम एंड करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आज हम लोग हरित क्रांति का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग खत्म, माने शुरुआती जो भी पहलुएं हैं, इंट्रोडक्शन नहीं, शुरुआती जो भी पहलुएं हैं, इन स्टार्टिंग का जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको हमने देखने का प्रयास किया। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्यों, क्या आवश्यक तत्व, कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण हरित क्रांति को अपनाना जरूरी था, कंपलसरी था, हरित क्रांति किस उद्देश्य से लागू किया गया था भारत में और हरित क्रांति का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत में,
हमको देखते हैं कृषि पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इम्पैक्ट, इसको हमने देखा। तो इसके बाद हम लोग और भी एस्पेक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को लेंगे और उसके बाद हम अलग अलग चीज़ों को व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम ये जितने भी चीज़ों को देखें, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। लंबा वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया, 1 घंटे और भी था एस्पेक्ट्स, लेकिन आज हम नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको देखिए और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी मैं इसका पीडीएफ नहीं डालूंगा, अभी मैं इसका पीडीएफ नहीं डालूंगा। जिस समय क्वेश्चंस को बताऊंगा, जिस दिन क्वेश्चन को बताऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन हरित क्रांति से लूंगा, वहां इस पीडीएफ को डालूंगा और बताऊंगा कि ये चीज मैंने उस दिन देख चुका था, देखिए इस चीज को इंक्लूड करना है। तब वहां मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां सीधे मैं बताऊंगा ये से यहां से इसको डालिएगा, यहां से इसको डालिएगा तो ये चीज बनेगा, इससे इसको डालिएगा तो यहां बनेगा। इसीलिए मैं अभी पीडीएफ नहीं डाल रहा हूं, इसलिए आप अभी पीडीएफ पीडीएफ से संबंधित कोई भी मैसेज ना करें। वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो कई तरह के जो पहलुओं से संबंधित प्रश्न आएगा, हरित क्रांति से जितने भी तरह के प्रश्न बनेंगे, वहां ये चीज आपको मददगार होगा, हेल्प होगा। तो आप इसको जरूर से जरूर देखिए, बार बार देखिए और इससे संबंधित चीजों को नोट्स कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग अगले हरित क्रांति के अन्य पहलुओं को और देखेंगे। उस तब तक के लिए आप सभी अपने तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहें और अपने उद्देश्यों में सफल हों। इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो या आज का क्लास में अंत करता हूं। आप वीडियो को जरूर अच्छी तरह से देखें और आपको मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, पीडीएफ अभी मैं नहीं अपलोड करूंगा। जिस दिन मैं क्वेश्चंस वाले चीज़ों को डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को लाऊंगा और क्वेश्चन से संबंधित आंसर कैसे लिखना, क्या क्या चीज़ को लिख के आंसर को कंप्लीट करना है, उस दिन मैं आपको सभी पीडीएफ को उस दिन डाल दूंगा। ओके, तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, कई ऐसे जो भी प्रश्न हैं आप मुझे टेलीफोन करके, मुझे मोबाइल से संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। कई ऐसे मैसेज आप लोग करते हैं तो उसका आंसर वहाँ मैसेज में नहीं दे पाता हूँ, तो मैं देखता जरूर हूँ, लेकिन वहाँ टाइप बहुत लंबा है, उसको समझाने के लिए आपको चाहिए, ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उस चीज़ को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि भाई मेरा इस चीज़ का क्या कहना है, क्या तात्पर्य है। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ, क्लास को अंत करता हूँ। आप इसको देखिए, बार बार देखिए और इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ओके।